पूरा बचपन रहीम, रसखान और सूरदास की श्री कृष्ण के बाल जीवन पर लिखी हुई कविताएं पढ़ने में बीता। आज तक जुबान पर है मैया मैं नहीं माखन खायो, लेकिन आज हमारे बच्चे श्री कृष्ण तो गांव में कहीं भी जाकर के माखन खा लेते थे, दही खा लेते थे। आज हमारे बच्चे दही खाने के लिए जाएंगे तो उनको गब्बर सिंह टैक्स अदा करना पड़ेगा। मान्य साहब, वो पनीर खाना चाहेंगे तो उस पर भी गब्बर सिंह टैक्स अदा करना पड़ेगा। और विश्व के जिस सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का जिक्र प्रतिपक्ष के उपनेता ने यहां पर किया, सभापति महोदय, पूरे भारतवर्ष को याद है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री जीएसटी की परिकल्पना लेकर के आए थे तो जीएसटी के बारे में उनके क्या विचार थे। गैर कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को संगठित करके जीएसटी का विरोध करने का काम उन्होंने किया था और जीएसटी को अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला बताया था। लेकिन समय बदला, उन्हीं को संविधान में 101वां संशोधन करके अनुच्छेद 246A अंतर स्थापित करना पड़ा और ये जीएसटी को लेकर के आना पड़ा। जीएसटी काउंसिल बनी। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुने, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि किस रूप में संघीय ढांचे को कमजोर करने की चेष्टा हो रही है। ये सारे प्रावधान किस लिए किए गए थे और नीति आयोग ने समय समय पर जो बदलाव किए वो किस लिए किए। राज्यों को सेंटर की रेवेन्यू में 41%, 42% शेयर देना तय किया, लेकिन हम आकलन करें, क्या भारत सरकार की रेवेन्यू में राज्य को 41% हिस्सा प्राप्त हो रहा है? जो पेट्रोल पर, डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई, सेस लगाया, वो लाखों करोड़ रुपया जो राज्यों की जनता अदा कर रही है, फूटी कौड़ी माननीय सभापति महोदय राज्यों को हिस्से के रूप में प्राप्त नहीं हो रही। क्या आरोप लगाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? दिल्ली की हुकूमत को देखो, रुपया गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। आज जब रुपया डॉलर के मुकाबले 80 से भी ऊपर चला गया, तब हमें विचार नहीं आता कि रुपया गिर रहा है। और मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करूंगा आपको, ये सदन के सारे सदस्य सहमत होंगे, पहले योजनाएं चलती थी भारत सरकार और राज्य के बीच में 50, 30% और 70% पे, 10% और 90% पे। आज क्या कर दिया? आज शायद ही कोई योजना ऐसी होगी जो 90-10 पे चल रही होगी या 70-30 पे चल रही होगी। 40-60 पे ले आए, 50-50 पे ले आए। इन सब चीजों से माननीय सभापति महोदय राज्य कमजोर हुए हैं, राज्यों की ताकत कमजोर हुई है, राज्य का विकास प्रभावित हुआ है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आधी रात को जिस रूप में जीएसटी लागू की गई, जिस रूप में उत्सव की परिकल्पना की गई, जितने जल्दबाजी में और गैर जिम्मेदाराना तरीके से लागू किए, उसी का नतीजा था कि इतने सालों में कितने संशोधन इसके अंदर करने पड़े। कभी तो टैक्स बढ़ा रहे हैं, कभी वापस टैक्स घटा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या उम्मीद थी राज्यों से, क्या वायदा किया था कि ईयर ऑन ईयर यदि आपकी आमदनी जीएसटी की 14% हर साल नहीं बढ़ेगी तो हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे। क्या राज्यों को 14% राज्यों की आमदनी बढ़ी? क्या आज हम 2017-18 से ईयर ऑन ईयर तुलना करें तो क्या राजस्थान उस जगह पर खड़ा है कि वो 14% आमदनी बढ़ाने का आंकड़ा राजस्थान प्राप्त कर चुका है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय नेता
4 अक्टूबर को 27 मई 22 को बराबर पत्र लिखे हैं कि ये 14% क्षतिपूर्ति जो खत्म हो गई है जून 2022 में, उसको बढ़ा करके 27 तक करी, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही, राजस्थान के मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत प्रतिपक्ष के नेता 25 सांसदों को राजस्थान के लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और जो मैं अब आंकड़े निवेदन कर रहा हूं, उन आंकड़ों के आधार पर राजस्थान का मजबूती से पक्ष रखेंगे। माननीय सभापति महोदय, 2017-18 में जो जीएसटी बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी हुई 16,724.51 करोड़ रुपए, लेकिन वास्तव में आमदनी कितनी हुई? 12,137.02 करोड़, मतलब 27.43% कम। उसके बाद 14% आप बढ़ाओ तो जो होनी चाहिए थी 25,421.25 करोड़ रुपए, वो हुई कितनी? 22,938.33 करोड़ रुपए। 19-20 के अंदर 14% बढ़ा करके जो आमदनी का लक्ष्य होना चाहिए था 28,980.23 करोड़ रुपए, और आमदनी हुई कितनी जीएसटी से? 21,954.17 करोड़, मतलब 24% कम। 2020-21 में 14% बढ़ा करके जो जीएसटी का लक्ष्य होना चाहिए था 33,037.46 करोड़ रुपए, और मिला कितना? 20,754.87 करोड़, मतलब 37.18% कम। और 21-22 में 37,662.70 करोड़ रुपया 14% बढ़ोतरी के आधार पर आमदनी होनी चाहिए थी, और हुई कितनी? 27,501 करोड़ रुपए, यानी 26.98% कम। तो अब किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं? किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं? क्या भारत सरकार वन नेशन वन टैक्स की जो सोच लेकर के आई थी, राजस्थान जैसे कमजोर राज्य, अब 7.5 करोड़ लोग हैं, जितना वापरेंगे उतना ही वापरेंगे, उतना ही टैक्स कलेक्शन होगा। हम कोई महाराष्ट्र के मुकाबले जाकर के खड़े तो हो नहीं सकते कि जहां जीएसटी की बढ़ोतरी एक मिसाल के रूप में। तो माननीय सभापति महोदय, और इतना ही नहीं, ये जो 5 साल के लिए 14% से कम रेवेन्यू पर क्षतिपूर्ति का जो दावा था राजस्थान का, वो भी, उसकी भी पूर्ति पूरी नहीं की गई। 3,780 करोड़ रुपए माननीय सभापति महोदय 2017 से 22 के उस वायदे के पेटे भी अभी तक बाकी है। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा हमारे माननीय साथियों से कि वे इसमें मदद करें राजस्थान की। और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक माननीय सभापति महोदय होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि राजस्थान ने जो सारे सुझाव दिए वो मान लिए गए। बहुत से सुझाव उन्होंने नहीं भी माने, जैसे 17/6/22 को जो टैक्स उस पर इम्पोज हो रहा था जीएसटी काउंसिल में, राजस्थान ने मना किया, नहीं माने। 47वीं बैठक जो जीएसटी काउंसिल की हुई, उसमें जो कर बढ़ाने का निर्णय था उसको भी 1 साल के लिए स्थगित करने का राजस्थान ने कहा, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान को बहुत मदद की जरूरत है। राजस्थान की परिस्थितियां बहुत विषम है, और कोरोना के 2 साल जिस रूप में राजस्थान ने निकाले हैं, और राजस्थान का भी राजस्व जिस रूप में प्रभावित हुआ है, ये अत्यंत आवश्यक है। और जो शेयर सेंट्रल रेवेन्यू में नीति आयोग ने राजस्थान का बढ़ाया था, वो भी इसी आधार पर बढ़ाया था, लेकिन वास्तविकता में वो 29% से ऊपर हमारा आंकड़ा नहीं जा रहा है। 41% तो फिर कागजों में दिखाने की बात है। इसलिए आपके माध्यम से मैं विनती करूंगा कि इसमें प्रतिपक्ष के नेता
राजस्थान की जनता के हित में सहयोग करें। अब ये जो माल और सेवा कर विधेयक में अमेंडमेंट लाए हैं, कुछ सेक्शन हटा रहे हैं, कुछ में अमेंडमेंट है, तो ये तो सारे ठीक है। और जीएसटी काउंसिल ने 1 अक्टूबर से इसको लागू करने का भी, वित्त मंत्रालय ने इस रिकमेंडेशन को लागू करने का तय कर रखा है। तो वैसे भी राजस्थान को इसको पारित करना ही था। इसमें माननीय सभापति महोदय, एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समय सीमा का विस्तार किया है, जो सितंबर माह की रिटर्न भरने की नियत तिथि की जगह उसको 30 नवंबर तक बढ़ाना इसमें प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को जो क्रेडिट नोट इशू करने की डेट की भी मैं भी टाइम एक्सटेंशन किया है। और एक जो ये जीएसटीआर अलग अलग भर देते थे, इसको भी क्रमबद्ध किया है इन्होंने, जिससे कुछ न कुछ सहूलियत बढ़ेगी। और इनपुट, सबसे खास तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो क्लेम थे, उसमें जो टैक्स लगता था, तो वो भी अब इन्होंने, अगर वो यूटिलाइज करेगा टैक्स पेयर तो ही उस पर वो इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट की रेट भी इन्होंने घटा दी और इसको प्रोविजन को भी 2017 से लागू कर दिया। तो ये सारे फैसले तो टैक्स पेयर्स के इंटरेस्ट में ही रहेंगे माननीय सभापति महोदय। और इसके अलावा जो यूएनओ से ऑथोराइज्ड एजेंसीज हैं, लगातार मैंने निवेदन किया कि विवरणियों को भरने के क्रमबद्ध फाइल करने में भी इन्होंने अमेंड किया है। आपको जीएसटीआर 1 भरने के पश्चात जीएसटीआर 3 भरना है। पहले आप जीएसटीआर 1 भरे बिना भी कर सकते थे, तो इससे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते थे। तो वो भी मैं समझता हूँ इस अमेंडमेंट के माध्यम से ठीक हो सकेंगे। और दूसरा, आगत कर के बारे में भी जो क्लेम है, उसमें भी जो ये फाइल करते हैं विवरणी का, उसमें जो भिन्नता है, तो इसमें भी जो अमेंडमेंट किया है वो ठीक है। और बाकी कुछ सेक्शन इन्होंने हटाए हैं, वो भी कोई काम के नहीं थे, हटाए तो अच्छा ही किया है। तो आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप जब जवाब दें तो इस बात का जरूर उल्लेख करें कि राजस्थान सरकार ने जीएसटी काउंसिल में कौन कौन सी बातें रखी जो नहीं मानी गई है, जिससे राजस्थान की जनता को पता चल सके कि किस रूप में राजस्थान के हितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और आने वाले वक्त में हम सब लोग इस दिशा में भारत सरकार से सहयोग प्राप्त कर सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।